गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, एक अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसमें टोटल लीनियर मोमेंटम जो है तो वो कांस्टेंट रहती है। इसमें हमारे पास दो पहलू आएंगे। एक पहलू तो ये आएगा कि एक सिस्टम हमारे पास है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है तो वो उसकी टोटल लीनियर मोमेंटम है तो वो कांस्टेंट रहेगी। एक ये आएगा कि अगर दो पार्टिकल्स हैं या दो से ज़्यादा पार्टिकल भी हो सकते हैं, वो कोलाइड कर रहे हैं, तो उस समय क्या होगा कि हमारी मोमेंटम बिफोर द कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। ये हमारे पास दो पहलू होंगे। हम इन दोनों को लेकर के डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम देन द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और इट रिमेन्स कांस्टेंट। और इसकी दूसरी ऐसी स्टेटमेंट ये हो सकती है कि इन केस ऑफ a system consisting of a large number of interacting particles, the linear momentum or the total linear momentum of the system remains conserved. It means before the collision और after the collision वो एक जैसी मोमेंटम होगी। हम इसको प्रूव भी करते हैं फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि F इज़ प्रोपोर्शनल टू dp/dt होता है। और जब इसकी हमने उस समय K की वैल्यू ली थी, K की वैल्यू हमने 1 पुट की थी और सो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू dp/dt। दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द टोटल एक्सटर्नल फोर्स। और अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं काम कर रही है, इफ द एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ मैं एक्सटर्नल लिख देता हूँ, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू dp/dp वेयर P इज द मोमेंटम and if there is no external force acting on the system then F external will be equal to 0। इसका मतलब हो गया कि dp/dt जो है तो वो किसके बराबर हो जाएगी? वो 0 के बराबर हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि अगर किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेशन अगर हम करते हैं तो वो 0 के बराबर होती है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है तो ये एक कांस्टेंट है। इट मीन्स P जो है तो इट इज़ ए कांस्टेंट। ये आ गई हमारी पहली बात कि अगर एक सिस्टम है उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही थी तो उसकी जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज़ ए कांस्टेंट। और ये आ गई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक डेफिनेशन। अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर उसमें काफ़ी सारे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है और उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑफ मास m1, m2, m3 and so on, and these particles are moving with velocity v1, v2, v3 and so on respectively। कि ऐसा पार्टिकल जिसका मास m1 है वो v1 वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास m2 है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, ऐसा पार्टिकल जिसका मास m3 है वो v3 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। नो, तो अब हम क्या निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन F एक्सटर्नल इज इक्वल टू d/dt ऑफ P। अब P तो क्या है? ये है हमारी लीनियर मोमेंटम। अब टोटल लीनियर मोमेंटम इसकी हम निकाल सकते हैं। जो ऐसा पार्टिकल जिसका मास m1 था उसकी लीनियर मोमेंटम कितनी हो जाएगी? उसकी लीनियर मोमेंटम होगी P1 विल बी इक्वल टू m1 v1। और ऐसा पार्टिकल जिसकी मास m2 था उसकी लीनियर मोमेंटम हो जाएगी P2 विल बी इक्वल टू m2 v2। और P3
ये ऐसे पार्टिकल की मोमेंटम होगी जिसका मास m3 था, और ये हो जाएगी m3 v3 एंड सो ऑन। तो टोटल लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगी? P विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन, ऐसे हो जाएगी। इस तरीके से हो जाएगी कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो किसके बराबर हो जाएगी? इसको एक को जमा करेंगे, दूसरे को जमा करेंगे, तीसरे को जमा करेंगे, टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू दिस मच। अच्छा, तो अगर कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही है तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब डी वाई डी टी ऑफ P इज इक्वल टू 0। इसका मतलब डी बटे डी टी ऑफ P किसके बराबर है? P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। चलो प्लस P3 भी लिख देता हूँ मैं, चलो प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है तो वो 0 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि टोटल लीनियर मोमेंटम इन केस ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल आल्सो बी कांस्टेंट, वो कंजर्व रहेगी। तो ये बात आ गई हमारे पास कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। अब आपके सिलेबस में इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब जब हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं उससे थोड़ी सारी पहले एक आपको इसका एग्जांपल ही मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि एक एग्जांपल आता है इसमें। अब जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो एग्जांपल उसके साथ डिस्कस कर दिया जाए तो आसानी से समझ में आ जाता है। एक एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल जो है तो वो है गन का। जो हमने गन देखी होगी, गन को जब हम फायर करते हैं तो बुलेट जो होती है वो आगे की तरफ जाती है और जो गन है वो रिकॉइल पीछे करती है, पीछे वो एक धक्का सा लगाती है। हमने पिछले लेक्चर में भी आपसे थोड़ी सी उस बारे में बात की थी, आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन कई बार आता है, व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी। तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? अगर सपोज कर लो एक गन फायर करती है बुलेट को, तो जिस वेलोसिटी के साथ गन रिकॉइल बैक करती है उस वेलोसिटी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। तो हम निकाल भी लेते हैं, एक एग्जांपल भी आता है रिकॉइल ऑफ गन, और ये इसकी एक एप्लीकेशन भी है, रिकॉइल ऑफ ए गन। तो हम जानते हैं कि जब एक गन फायर की जाती है तो वो रिकॉइल बैक करती है। तो हम क्या करते हैं, लेट अस सपोज कि जो एक गन जो हमने चलाई, मैं यहाँ इसका एक छोटा सारा इसकी फिगर बना देता हूँ, ऐसी होती है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको फायर किया। हमने सपोज कर लिया जो बुलेट यहाँ से जा रही थी उसका मास m था और वो वेलोसिटी v के साथ गई इस तरफ को जब हमने इसको हमने फायर किया। और हमने मान लिया कि ये जो गन थी इसका मास था m और ये वेलोसिटी v के साथ रिकॉइल बैक हुई। ये वेलोसिटी इधर की, ये वेलोसिटी इधर की। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम कहते हैं कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। और वहाँ हमने फोर्स की बात की थी कि फोर्स जितनी इधर को लगेगी उतनी ही इधर को लगनी है, और यही हमारी मोमेंटम का भी कंसेप्ट होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहा था, उस समय हमने कहा था कि टोटल मोमेंटम ऑफ बोथ द गन एंड द बुलेट बिफोर द फायरिंग will be equal to the total momentum of the gun and the bullet after firing। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले निकालते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ द गन, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग। अब बिफोर फायरिंग हमको पता है कि ये दोनों चीज़ें रेस्ट पे थी।
आप दोनों रेस्ट पे थी तो उनकी मोमेंटम, क्योंकि अगर रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी ज़ीरो है, अब वेलोसिटी ज़ीरो है तो मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर। इसका मतलब टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग किसके बराबर हो जाएगी। अब दोनों मोमेंटम को जमा करना है, इसको भी और इसको भी। इसकी मोमेंटम कितना आ जाएगा, स्मॉल m इंटू स्मॉल b, और प्लस इसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, कैपिटल M एंड कैपिटल V। जो m जो कैपिटल M जो है तो ये मास ऑफ द गन है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग इट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग। मतलब ये चीज़ इसके बराबर होनी चाहिए। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे देना, इक्वेशन नंबर 2 दे देना। फिर उसके बाद यहाँ आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू इक्वेशन 2, दैट इज स्मॉल एम बी प्लस कैपिटल एम बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एम बी को निकालेंगे। ये एम बी जो है कैपिटल वाला इज इक्वल टू स्मॉल इंटू स्मॉल बी एंड विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि इधर प्लस था उधर जा करके नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से v किसके बराबर हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम इंटू स्मॉल v। ये चीज़ आपके पास है, यहाँ से आप बहुत कुछ आप बता सकते हैं, यहाँ से आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं। एक बात हम यहाँ से क्या एनालाइज करेंगे कि अगर हमारे पास, हाँ एक चीज़ पहले थोड़ी सी ये डिस्कस कर लें कि अब चूंकि ये वेलोसिटी है हमारी गन की रिकॉइल वेलोसिटी, इसी को हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रिकॉइल वेलोसिटी एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, तो आप क्या करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इतना सा लिखेंगे तो ये रिकॉइल वेलोसिटी आपकी आ गई, सीधी सी बात। उसके बाद दूसरा बात, अगर आप एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ से ये एनालाइज कर सकते हैं कि अगर ये मास यहाँ से जो हमारी रिकॉइल वेलोसिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन। मतलब कहने का कि जितना मास बढ़ता जाएगा उतनी रिकॉइल जो है वो कम होगी। मतलब कहने का कि जितनी गन भारी होगी उतना वो धक्का कम लगेगा पीछे की तरफ। और ये नेगेटिव साइन ये हमें शो करता है कि इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब ये अगर इस तरफ जा रही है, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ आएगी। एक बात तो ये यहाँ से हो जाएगी आपको क्लियर। उसके बाद दूसरा क्या आएगा कि एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपको कि वाई द गन्स आर मेड हैवियर एंड हैवियर। वहाँ आप ये बात लिख सकते हैं कि द गन्स आर मेड हैवियर टू इंक्रीज द वेट ऑफ द गन रिड्यूसेस द रिकॉइल वेलोसिटी, कि जितनी गन हैवी होगी उतनी जो हमारी गन है वो रिकॉइल बैक कम करेगी। उसके बाद दूसरा ये क्वेश्चन मैंने कहीं और देखा था कि जो मशीन गन होती है जो फिट होती है एक गाड़ी के ऊपर, उस पे क्या किया जाता है, जब आपको मशीन गन चलानी होती है उस समय गाड़ी स्टार्ट करके एक्सीलरेटर दे करके आगे की तरफ एक्सेलरेशन में उसको रखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप जानते हैं कि मशीन गन पे जो काफ़ी सारी बुलेट्स एकदम एक दूसरे के पीछे दरादर चलती हैं, तो उस समय क्या होगा कि उसमें रिकॉइल जो फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी, और उस फोर्स को काउंटर करने के लिए गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सेलरेशन पे रखा जाता है कि सो दैट आपकी गाड़ी पीछे पीछे नहीं जाएगी। अदरवाइज़ उसको ब्रेक या हैंड ब्रेक या पीछे कुछ सपोर्ट दे करके रखना पड़ता है कि सो दैट कि वो गाड़ी जो है तो वो पीछे की तरफ स्किड ना करे, पीछे की तरफ ना जाए। उसके बाद ये इसका थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या हो सकता है, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। जब एक बम एक्सप्लोड करता है उस समय अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी मोमेंटम के बारे में कुछ लिखिए, तो आप उस पर भी लिख सकते हैं। उस पर आप क्या लिख सकते हैं, सपोज कर लो ये हमारा एक था बम, इसको हमने क्या किया, जो आग लगाई।
आग लगाई तो क्या हुआ, जब ये एक बम फटता है तो आपने तकरीबन ग्रेनेड या फटते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा टीवी में, तो इस समय क्या होता है कि ये क्या करता है, ये हर एक डायरेक्शन में एक जैसी वेलोसिटी के साथ हर एक डायरेक्शन में जाता है। तो हम सपोज कर लेते हैं जो इसके वो जो शर्रे होते हैं, स्प्लिंटर जो होते हैं, वो हमने मान लिया कि इस तरफ गया स्प्लिंटर, उसका मास m1 था, इसकी वेलोसिटी v1 थी। जो इस तरफ गया उसका मास m2 था और उसकी वेलोसिटी v2 थी। जो इधर आया इसका m3 मास था और इसकी वेलोसिटी v3 थी। जो इधर गया इसका मास m4 था और इसकी वेलोसिटी v4 थी। ये हमारे पास चार, हमने एक बिल्कुल सिंपल केस लिया है जिसमें चार डायरेक्शन की हमने बात की है, अदरवाइज डायरेक्शन उनकी हर एक डायरेक्शन में होती है, सिर्फ चार ही नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, इनको जब हमने वेक्टर किए थे इनको हम जो रीअरेंज कर सकते हैं, इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए एक हम करेंगे, अब ये जैसे m1 v1 इसको हमने ऐसे अरेंज कर लिया है, उसके बाद m2 v2 को यहाँ से ऐसे अरेंज कर लिया है, m3 और v3 को ऐसे अरेंज कर लिया और m4 और v4 को ऐसे अरेंज कर लिया है। ये आ गया m1 v1, m2 v2, m3 v3 और ये आ गया m4 v4। ये इनकी ऐसे डायरेक्शन है। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है, एक क्लोज फिगर बन रही है तो इसकी वेक्टर की, और सारे वेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के साथ एक ही लाइन में हैं। तो जब हमने वेक्टर किए थे उस समय हमने कहा था कि अदरवाइज इनको अगर जब जमा करेंगे ये प्लस ये करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनको सब को जब हम जमा करेंगे तो टोटल मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगी, वो 0 के बराबर आ जाएगी। इसकी मोमेंटम कितनी हो गई, m1 v1, इसकी हो गई m2 v2, इसकी कितनी हो गई, इसकी हो गई m3 v3 और इसकी कितनी हो गई m4 v4। तो टोटल मोमेंटम कितनी हो गई, m1 v1 हो गई इसकी, प्लस m2 v2 होगी दूसरी की, प्लस m3 v3 हो गई तीसरी की, प्लस m4 v4 हो गई चौथे की। तो ये इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों, वो इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स ये कहता है कि ये प्लस ये जब हम करेंगे, जब एक ही साइड में जा रहे हैं तो क्लोजिंग फिगर के अपोजिट साइड के वो बराबर में होते हैं। तो जब वो इधर आगे दूसरी तरफ उल्टी है वो भी, तो इसका मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 0। इसलिए हेंस द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बम आफ्टर द एक्सप्लोजन इज इक्वल टू 0। कई बार एक नंबर का पूछ भी लेते हैं कि आफ्टर एक्सप्लोजन द टोटल मोमेंटम ऑफ अ बम विल बी इक्वल टू, वहाँ पर 0 भी लिखते हैं, इन्फिनिटी लिखते हैं, वेरी हाई लिखते हैं। तो आपने वहाँ पर क्या लिखना है, आपने वहाँ पर 0 लिखना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज दैट, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाई व्हाइल फायरिंग द गन वन मस्ट हेल्ड और होल्ड द गन वेरी टाइटली टू हिज शोल्डर, कि जब आपको गन चलानी है तो आपको बड़े टाइट करके आपने कंधे के साथ क्यों पकड़ लेना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है, अगर आपने पहली एप्लीकेशन अच्छे से आपने अगर ध्यान दे करके सुनी है तो क्लियर हो चुका होगा कि क्या होता है, रिकॉइल वेलोसिटी को काउंटर करने के लिए तो हम उसको काफ़ी बिल्कुल टाइट करके पकड़ते हैं। टाइट करके पकड़ने का एक पहलू और भी है। एग्जाम्पल इसका लॉजिक ये है कि जब हम उसको टाइट करके अपने कंधे के साथ पकड़ेंगे तो वो जो वेट बनेगा गन का उसमें हमारा वेट भी जमा हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट एक ही बॉडी बन जाएगी वो, अगर लूजली हेल्ड नहीं है तो उस समय क्या होगा, हमारा वेट भी गन की वेट में ही जमा हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ अभी देखा था कि वेलोसिटी जो होती है, रिकॉइल वेलोसिटी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन, और उसके साथ जब हमारा मास भी जुड़ जाएगा तो इतना ज़्यादा वेट होने के कारण रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा, पीछे धक्का कम लगाएगी, उसके रिकॉइल कम करेगी। एक इसका एग्जांपल एप्लीकेशन और आती है कि जब
अगर एक आदमी कोई बोट पे बैठ करके जा रहा है, जब किनारे के बिल्कुल पास में पहुंच करके तो वो आदमी बोट से छलांग लगाता है नीचे, तो बोट जो है थोड़ी सारी पीछे की ओर जो क्यों मूव होती है? इसका आंसर भी यही है कि जब एक आदमी बोट से आगे की तरफ छलांग लगाता है तो वो क्या करता है, जितनी आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी अप्लाइड टू द बोट। बोट की तरफ भी अपोजिट फोर्स अप्लाई होगी, और डिपेंडिंग अपॉन द वेट, डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द बोट, अगर उसका मास कम है तो वो ज़्यादा पीछे जाएगी, अगर मास उसका ज़्यादा है तो वो क्या होगा, थोड़ी सी पीछे की ओर वो जरूर जाएगी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपके इसमें कभी कभी आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन कैसे होती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसकी फिगर बना करके देता हूं कि एक रॉकेट में होता क्या है, और उसमें भी एक्चुअली लॉ यही काम करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसकी शक्ल तकरीबन ऐसे होती है, अगर आपने देखा हो ऐसे होती है। एक यहाँ पर उसके बीच में टैंक होता है, फ्यूल टैंक, एक यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग टैंक बना होता है, और यहाँ पर दो पंप लगे होते हैं, एक होता है फ्यूल पंप और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग पंप। यहाँ दोनों पंप लगे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ होता है इसका एक, उसको हम कंबस्टन चैम्बर कहते हैं, जो इंजन सही होता है, इसके बीच में उसको जो फ्यूल जो होता है वो जलता है। अब जब फ्यूल जहाँ पे जलता है तो यहाँ पर एक बिल्कुल ब्रीक जो है छोटी सी नोज़ल बना दी जाती है यहाँ, उस नोज़ल से हॉट गैसेस उसमें से बाहर निकलती हैं। अब जब हॉट गैसेस यहाँ से ऐसे होता है, अब यहाँ से हॉट गैसेस जब बड़ी फोर्स के साथ बाहर निकलती हैं तो होता क्या है, इसको बंद कर देता हूँ। तो यहाँ से जब हॉट गैसेस बड़े जोर से बाहर निकलेंगी तो होता क्या है कि जितनी फोर्स के साथ ये हॉट गैसेस बाहर को निकलेंगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो अप्लाई होगी, और यहाँ से इतनी तेज़ी के साथ निकलती हैं कि अपोजिट फोर्स जो हमारी काउंटर कर जाए, हमारी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को है उससे ज़्यादा हो जाए, सो दैट ये हमारा रॉकेट है वो बड़ी फोर्स के साथ ऊपर की ओर उड़ता चला जाता है। उस फोर्स के कारण जो कि ये जो हमारी हॉट गैसेज यहाँ से निकली थी, इन्होंने जो अपोजिट फोर्स इस पे लगाई है, इस पे अप्लाई किया है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ द रॉकेट प्रोपल्शन। And so my dear students, this was I think all about the law of conservation of linear momentum। इसमें सिर्फ दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कि total momentum remains conserved, it remains constant in the case of an isolated system। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर दो पार्टिकल हमारे कोलाइड कर रहे हैं तो the total momentum before the collision must be equal to the total momentum after the collision, so that the total momentum of the system remains constant or conserved। सिलेबस में है concurrent forces and equilibrium of concurrent forces। तो हम सबसे पहले बात करेंगे what are the concurrent forces। concurrent फोर्सेस वो होती हैं ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह मीट करता है, मतलब दो या दो से ऐसी ज़्यादा फोर्सेस जिनका कि लाइन ऑफ एक्शन, जिनकी डायरेक्शन एक जगह आकर के मिल जाती है, उनको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्सेस ये है, एक फोर्सेस यहाँ से आ रही थी,
एक फोर्सेज यहाँ से कहीं आ रही थी, एक फोर्सेज यहाँ से कहीं आ रही थी। तो ऐसी जब 3, 4, 5 फोर्सेज, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज एक जगह आकर के मीट करती हैं, उनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह मीट करता है, मिलता है, ऐसी फोर्सेज को हम कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। या सिंपल जबान में हम ऐसे कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेज जब एक जगह आकर के मिलती हैं तो हम उन्हें कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। और जब ये कंकरेंट फोर्सेस जब किसी एक बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं करती, अगर बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहती है, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, तो उस समय हम कहते हैं कि दीज कंकरेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस, जब ऐसी फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन एक जगह आकर के मीट कर रहा है, वो एक बॉडी के ऊपर अप्लाई होती हैं और बॉडी की स्टेट जो है तो वो चेंज नहीं होती है, स्टेट उनकी सेम रहती है, उस समय हम कहते हैं कि दीज फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, दीज कंकरेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। हम सपोज कर लेते हैं एक थी बॉडी यहाँ पर, उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई इधर से, एक फोर्स लगाई हमने इधर से, F1 इधर से लगाई, F2 इधर से लगाई, तो इस तरीके से लगाई कि ये बॉडी जो थी इसकी डायरेक्शन, इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेट अगर चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब F1 जो है तो वो इज इक्वल टू -F2 है। मतलब कहने का इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है और इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, दैट्स वाई कि इसकी स्टेट चेंज नहीं हुई है। तो अगर ऐसा है तो F1 प्लस F2 करेंगे तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 0। तो इसी तरीके से ये हो गई, हमने जो है 2 फोर्सेस की एग्जांपल ले ली है। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं 3 फोर्सेस की। अब 3 फोर्सेस की हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लो एक यहाँ पर बॉडी थी, इसके ऊपर फोर्स एक तो इधर एक्ट कर रही थी, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही थी, एक फोर्स इधर एक्ट कर रही थी। ये इस तरीके से हैं कि ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है, और ये इस तरीके से एक्ट कर रही हैं कि ये यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन जो है तो वो चेंज नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि ये और F1 और F2 जो है इसका रिजल्टेंट कैसे हमको मिलेगा, हमने लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया था, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर 2 ऐसी फोर्सेस जो कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम अगर एक्ट करती हैं तो इनका अगर ऐसे बना दिया जाए पैरेललोग्राम तो इधर एक्ट करेंगी, ये इसका रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे एक्ट करेगा। अगर ये O है, ये A है, ये B है और ये C है और ये D लगा लेते हैं हम, तो क्या करेंगे F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है वो होएगा अलॉन्ग OC। अब OC और OD जो है ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, इसका मतलब हो गया टोटल इफेक्ट हमें किसके बराबर मिलेगा। अब चूंकि ये बॉडी हिली तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, F1 प्लस F2 किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा OC के बराबर, ऐसे। अब OC जो है तो ये इज इक्वल टू -F3 है, या -OD लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया, F1 प्लस F2 करेंगे जब तो इज इक्वल टू -F3 आएगा। तो जब ये -F3 इधर आ गया तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर 3 फोर्सेस भी एक बॉडी पर लगती हैं और उसकी स्टेट को चेंज नहीं करती हैं तो हम कहते हैं कि दीज आर द कंकरेंटिंग फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में हैं। तो इसलिए ये कभी कभी हमको इसका एक आपको प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी आप तो इसका करेंगे और साथ में ये आमतौर पर कहीं आपको कहीं न्यूमेरिकल में भी पूछे जा सकते हैं। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।